हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैं RRBA LPG मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 मैंने करा दिया था और मैंने बोला था कि मैं 2 करा दूंगा। तो RRBA LP मॉडल प्रैक्टिस सेट मैं 2 कराने वाला हूं। तो ध्यान से समझिएगा, LP टेक्नीशियन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक तरह से सेट है, आप सेट लगाइएगा और मारिएगा कितना सही होता है। नेगेटिव मार्किंग लेके चलिएगा 3 पर 1, ठीक है। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊँगा, अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। 10 सेट टोटल मैं कराऊंगा। अगर आप लोग को ज़्यादा सपोर्ट रहेगा तो मैं लैब पढ़ाऊंगा, मैथ रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा सेम टू सेम, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेखीय अणु नहीं है। पहला ऑप्शन है CO2, बी ऑप्शन है N2O, सी ऑप्शन है SO2 और डी ऑप्शन है C2H2। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दिखाई दे, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का व्यवहार किया जाता है वह है क्या है? पहला ऑप्शन में CO2, दूसरा ऑप्शन में NH4OH, तीसरा ऑप्शन में है, मैंने ABC को हम 1 2 3 बोलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, NH4Cl, और डी ऑप्शन में है CCl2F2 फ्रियोन गैस। तो दोस्तों इसका सही यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब मारिएगा, देखिएगा कितना सही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी फ्रियोन गैस। अगला क्वेश्चन, लाफिंग गैस का सूत्र होता है NO, दूसरा ऑप्शन में है CO, तीसरा ऑप्शन में N2O और चौथा ऑप्शन में है SO2। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि लाफिंग गैस भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। N2O नाइट्रेट ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है, इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है? पहला ऑप्शन में Cu, दूसरा ऑप्शन में Cu प्लस, प्लस का मतलब आयन होता है, और सी ऑप्शन में Mg2 प्लस और डी ऑप्शन में H2। तो दोस्तों इसका सही यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा। तो इसमें सिर्फ कॉपर हो जाएगा, यानी Cu, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा इसी प्रकार से, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, समझिए। अगला क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, किसने किया था? पहला ऑप्शन में लूथर मेयर ने, बी ऑप्शन है न्यूलैंड ने, तीसरा ऑप्शन है मेंडलीफ ने और चौथा ऑप्शन मोस्ले ने। तो दोस्तों इसका सब जानते हैं कि तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था तो ये मेंडलीफ ने किया था, मेंडलीफ ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, बी ऑप्शन में या गैसीय हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, सी ऑप्शन में इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है और डी ऑप्शन में या CO तथा H2 का मिश्रण है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO और H2 का मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत, ये भी न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन होता है, तो इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? पहला ऑप्शन में है 30 किलोग्राम, बी ऑप्शन में है 90 किलोग्राम, सी ऑप्शन में है 45 किलोग्राम और डी ऑप्शन में है 80 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 80 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज को मतलब फॉलो करना ना भूलिएगा, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि वहाँ पर भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है? पहला ऑप्शन है SnCl2, बी ऑप्शन में है NaNO2, सी ऑप्शन में है HI और डी ऑप्शन में है NaNO3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NaNO3, यानी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिदर्शों में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? पहला ऑप्शन है 1.0 ग्राम पानी जल, बी ऑप्शन में है 1.0 ग्राम ब्यूटेन C4H10 इसका फार्मूला। इसका और भी ऑप्शन दिखा देते हैं, 1.0 ग्राम नाइट्रोजन और 1.0 ग्राम रजत।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऐसे बी होगा। चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना हो। पहला ऑप्शन है RT/PV/G, बी ऑप्शन में है RT/P, सी ऑप्शन में है RT/V, और डी ऑप्शन में है 22.4 लीटर यानी 22.4 लीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 22.4 लीटर ही हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो गुब्बारों को हाइड्रोजन तथा हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद किए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन में है हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा संकुचित नहीं होगा, बी ऑप्शन में हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, सी ऑप्शन में हीलियम से भरा गुब्बारा, और डी ऑप्शन में दोनों एक ही समय पर संकुचित होंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। यदि रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में हो तो इसका यह अर्थ है कि पहला ऑप्शन में है उत्पाद रचना न्यूनतम है, बी ऑप्शन में अभिकारक पूर्णतः उत्पादों में परिवर्तित हो गए हैं, और सी ऑप्शन में अग्र तथा पक्ष अभिक्रियाओं की दरें समान है, और डी ऑप्शन में अभिकारकों तथा उत्पादकों की समान मात्राएं उपस्थित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप सिर्फ चेक कीजिए कि कितना सही होता है मेरा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं समय समय से वीडियो लाता रहूँगा, आपको मिलता रहे। इसी प्रकार से अच्छा कंटेंट मैं लाऊँगा। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब NaNO3 को एक बंद बर्तन में गर्म किया जाता है तब O2 निकलता है तथा NaNO2 पीछे रह जाता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन में है वर्तमान तापमान अग्र अभिक्रियाओं के लिए अनुकूल होता है, बी ऑप्शन में है NaNO3 का योग अग्र अभिक्रियाओं के लिए अनुकूल होता है, सी ऑप्शन में है NaNO2 का योग पश्च अभिक्रियाओं के लिए अनुकूल होता है, डी ऑप्शन में हास्यमान दाब अग्र अभिक्रियाओं के लिए अनुकूल होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक जलीय घोल का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1×10⁻⁴ है तो घोल का pH होगा। ये भी न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका पहला ऑप्शन है इन्फिनिटी, बी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 10 और डी ऑप्शन में है 0। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगर ध्यान से समझिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला है NH3 के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है चलिए देख लेते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन दिए गए हैं। इसका ऑप्शन है N2, बी ऑप्शन में है N2O5, सी ऑप्शन में है NO और डी ऑप्शन में NO2। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी यानी NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है। पहला है ऑप्शन स्टील, दूसरा है पिटवा लोहा, सी में ऑप्शन है ढलावा लोहा, डी में स्टेनलेस स्टील। तब दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढलावा लोहा यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है। पहला ऑप्शन में एल्युमिनियम कास्टिक एल्कली में नहीं घुलना, बी ऑप्शन में सोडियम मेटा एल्युमिनेट, और सी ऑप्शन में एल्युमिनियम ऑक्साइड और डी ऑप्शन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम मेटा एल्युमिनेट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। पहला ऑप्शन में CaSO4 × 5H2O, बी ऑप्शन में CaSO4 × H2O और सी ऑप्शन में 2CaSO4 × H2O और डी ऑप्शन में CaSO4 × MgO। तो दोस्तों इसका सही यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन में अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स के लिए हटाने के लिए के रूप में हटाने के लिए, और बी ऑप्शन में धातु सिल्वर को सिल्वर
साल्ट में बदलने के लिए, और सी ऑप्शन में है सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर साल्ट में सम्मानित करने के लिए, और डी ऑप्शन में अनसम्मानित सिल्वर को हटाने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा कि अनअवघटी AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स के रूप में हटाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और कार्बन डाइऑक्साइड, और बी ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन में एल्युमिनियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और अमोनिया। तो दोस्तों इसका सही यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। पहला है लाल गर्म कोक प्रभाव की क्रिया द्वारा, दूसरा ऑप्शन में तनुकृत H2SO4 के साथ दानेदार जस्ती की अभिक्रिया द्वारा, सी ऑप्शन में सांद्रित H2SO4 के साथ जस्ती की अभिक्रिया के द्वारा, और डी ऑप्शन में तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ती की अभिक्रिया के द्वारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी तनुकृत H2SO4 के साथ दानेदार जस्ती की अभिक्रिया के द्वारा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देख लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन में CaOH ट्वाइस, और बी ऑप्शन में CaCO3, और सी ऑप्शन में HCl, और डी ऑप्शन में CaCl2। दोस्तों पानी की अस्थायी कठोरता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा दूर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड उदासीन होते हैं। पहला है Na2O, बी ऑप्शन में है SnO2, सी ऑप्शन में CO, और डी ऑप्शन में Al2O3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी प्रकार से रहेगा, ध्यान से समझिएगा। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होते हैं। पहला है परमाणु द्रव्यमान, और बी ऑप्शन में है परमाणु आकार, और सी ऑप्शन में विद्युत ऋणात्मकता, और डी ऑप्शन में परमाणु संख्या। तो हम लोग सब जानते हैं कि आवर्त सारणी का दीर्घ रूप परमाणु संख्या पर आधारित होते हैं, है ना, यानी ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि N/20 NaOH का 10 मिलीलीटर घोल N/20 HCl के 20 मिलीलीटर घोल में मिश्रित किया जाता है तो परिणामी घोल क्या नहीं करेगा। पहला ऑप्शन में अधिक H+ आयनों से युक्त होगा, बी ऑप्शन में फिनोल फ्लेथलीन के घोल को गुलाबी बना देगा, सी ऑप्शन में नीले लिटमस को लाल बना देगा, डी ऑप्शन में मेथिल ऑरेंज को लाल बना देगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा, ये सब न्यूमेरिकल से क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक कण का प्रारंभिक वेग 3i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर तथा त्वरण 0.4i वेक्टर प्लस 0.3j वेक्टर है। 10 सेकंड के बाद इसकी चाल क्या होती है, मैंने क्या होगी ये है। पहला ऑप्शन में है 8.5 यूनिट, बी ऑप्शन में 10 यूनिट, सी ऑप्शन में है 7 यूनिट, डी ऑप्शन में 7√2 यूनिट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 7√2 यूनिट। इसको आप देख लीजिएगा, हम तो सिर्फ आंसर में करा रहा हूँ, और देखिएगा कितना सही होता है। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन, एक सीधी रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x समय t पर निर्भर है, जबकि x = अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा है। इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है, मतलब किस पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन में केवल अल्फा पर, बी ऑप्शन में केवल अल्फा तथा बीटा पर, सी ऑप्शन में केवल बीटा तथा गामा पर, और डी ऑप्शन में केवल अल्फा तथा गामा पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल बीटा तथा गामा पर। आप देखिएगा कितना सही होता है कितना गलत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है
एक गेंद ऊंचाई h पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है, ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यय स्थान गुणांक है। पहला ऑप्शन में 3/4, बी ऑप्शन में 1/√2, सी ऑप्शन में 1/2, डी ऑप्शन में है 1/4। तो देख लीजिएगा, इसको न्यूमेरिकल है, ये भी बना कर देख लीजिएगा कौन सा सही होता है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बता देता हूँ कि सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द्रव्यमान एम का एक क्षैतिज मीटर स्केल इसके दो सिरों पर बंधी दो ऊर्ध्वाधर डोरियों से लटकाया जाता है। द्रव्यमान 2m का एक पिंड 75 सेंटीमीटर निशान पर रखा जाता है। दोनों डोरियों के में तनाव का अनुपात होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर उसका ऑप्शन है 3:4, बी ऑप्शन में 1:2, सी ऑप्शन में 1:3 और डी ऑप्शन में 2:3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको अच्छा से कर देता हूँ 1:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये सब थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है। जल प्रतिरोध की उपेक्षा कर दे वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाता है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा। पहला ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ, केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव के द्रव्यमान समान हो। बी ऑप्शन में सभी स्थितियों में, और सी ऑप्शन में है केवल तब जब व्यक्ति प्रारंभ में तथा अंत में स्थिर हो, और डी ऑप्शन में केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक फ्लाई व्हील एक समान कोणीय त्वरण के साथ घूमता है। इसके कोणीय वेग में 10 सेकंड में 20 पाई रेडियन प्रति सेकंड से 40 पाई रेडियन प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। इस अवधि में वह कितनी बार घूमता है। पहला ऑप्शन में है 150, बी ऑप्शन में है 80, सी ऑप्शन में है 100 और डी ऑप्शन में 120। ये भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 150, यानी 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन है SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन में के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। वर्क होगा। पहला है कि SHM का फुल फॉर्म क्या है, तो सिल्पर हार्मोनिक मोशन होता है। तो पहला है एक दीर्घवृत्त, बी ऑप्शन में एक सीधी रेखा, सी ऑप्शन में एक परवलय और डी ऑप्शन में एक वृत्त। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर एक परवलय होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु की तार को इसकी प्रत्यस्थ सीमा या प्रभाव बिंदु से थोड़ा अधिक तानित किया जाता है, मतलब खींचा जाता है तथा निर्मुक्त कर दिया जाता है, तो पहला ऑप्शन में है यह केवल इसकी प्रत्यस्थ सीमा पर की लंबाई तक संकुचित होगा। बी ऑप्शन में इसकी प्रत्यस्थ गुण पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में यह संकुचित नहीं होगा और डी ऑप्शन में यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई पर इसकी प्रारंभिक लंबाई से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। टोंटी के मुख से निकलने तथा धार रेखी प्रवाह में ऊर्ध्वाधर गिरने वाला पानी एक तिरछे स्तंभ का रूप लेते हैं या लेता है, अर्थात तरल स्तंभ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र नीचे जाते समय घट जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अर्थात स्पष्टीकरण ही है। धारा रेखी प्रवाह ऊर्ध्वाधर गिरने वाली, जो कि पानी की एक तिरछे स्तंभ का रूप ले लेती है जब गिरती है, तो इस प्रकार से। तो चलिए इसका मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए इसका पहला ऑप्शन है पृष्ठ तनाव तरल के खुले पृष्ठ क्षेत्र को निरंतर घटाया जाता है। बी ऑप्शन है जैसे ही पानी नीचे की ओर जाता है इसकी चाल बढ़ जाती है और इसीलिए इसका दाब घट जाता है। इसके बाद यह वायुमंडलीय द्वारा संपीड़ित हो जाता है।
सी ऑप्शन में गिरता हुआ पानी अंतिम वेग तक पहुंचने की चेष्टा करता है और इसलिए ऊपरमुखी तथा अधोमुखी बलों को संतुलन करने के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को घटा देता है। और चलिए डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन भी मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। डी ऑप्शन थोड़ा बड़ा है। किसी अनुप्रस्थ काट से आगे प्रवाहित होने वाले पानी का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहना चाहिए। इसके अलावा पानी करीब करीब असंपीड़ित होता है, इसलिए आयतन प्रवाह दर अपरिवर्तित रहना चाहिए, चूँकि यह वेग x क्षेत्र के बराबर होती है। इसीलिए वेग के बढ़ने के साथ क्षेत्र घट जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन है, धातु की चादर में असमान व्यास D1 तथा D2 D1 इज ग्रेटर देन D2 के दो छेद बनाए जाते हैं। यदि चादर को गर्म किया जाए तो देखिए D1 और D2 दो चादर हैं, इसको गर्म किया जाता है इसको छेद करके। तो पहला ऑप्शन में D1 घट जाएगा तथा D2 बढ़ जाएगा, और बी ऑप्शन में D1 तथा D2 दोनों घट जाएंगे। सी ऑप्शन में D1 तथा D2 दोनों बढ़ जाएंगे, और डी ऑप्शन में D1 बढ़ जाएगा तथा D2 घट जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, D1 तथा D2 दोनों बढ़ जाएगा जब हम गर्म करेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब, पहला ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन में लगातार बढ़ता है, सी ऑप्शन में पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है, और डी ऑप्शन में पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक गैस वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर से बढ़कर 3 लीटर हो जाती है। गैस द्वारा किया गया कार्य लगभग होगा। ये भी फिजिक्स का ही न्यूमेरिकल है। पहला ऑप्शन में 2 × 10⁵ जूल, बी ऑप्शन में 2 जूल, सी ऑप्शन में 200 जूल, और डी ऑप्शन में 300 जूल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 200 जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आसपास का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो कितने समय में मिनटों में इसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स का ही है। तो पहला ऑप्शन में है 10, बी ऑप्शन में है 5, सी ऑप्शन में 15/2 यानी 15/2, और डी ऑप्शन में 25/3 यानी 25/3 यानी 25/3। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 25/3 यानी 25/3। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन, एक अभिसारी लेंस इसके प्रकाशित अक्ष पर एक वास्तविक प्रतिबिंब आई बनाता है। लेंस तथा आई के बीच अपवर्तनांक म्यू तथा मोटाई थी वाली एक आयताकार कांच की सिल्ली रखी जाती है। तो आई बराबर क्या होगा, पहला T/1 - 1/μ लेंस की ओर आ जाएगा, बी ऑप्शन में लेंस से T/μ-1 दूर हट जाएगा, सी ऑप्शन में T/μ-1 लेंस की ओर आ जाएगा, डी ऑप्शन में लेंस से T/1 - 1/μ दूर हट जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर यानी 1 हो जाएगा, T/1 - 1/μ लेंस की ओर आ जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड लेवल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। पहला ऑप्शन में किसी भी परिस्थिति में नहीं, बी ऑप्शन में यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी है, सी ऑप्शन में यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अपसारी है, और डी ऑप्शन में यदि वस्तु दर्पण के बहुत निकट रखी हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, एक खगोलीय दूरबीन में दूर की वस्तुओं के लिए कोणीय आवर्धन का परिमाण 5 है। अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच अंतराल 36 सेंटीमीटर है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी F0 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी FE है। तो पहला क्या होगा, पहला ऑप्शन में क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में है क्रमशः 45 सेंटीमीटर तथा -9 सेंटीमीटर,
सी ऑप्शन में क्रमशः 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन में क्रमशः 7.2 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सब जितने भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, सब क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि मैं उन 2001 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैं करा रहा हूँ, 2023 तक कराऊंगा जितने भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन, वायु में लैम्डा तरंगधैर्घ्य का प्रकाश सपूर्णांक म्यू के माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इस प्रकाश के पथ के साथ पड़ने वाले दो बिंदु x दूरी पर स्थिर है। इस बिंदुओं के बीच कालांतर है। पहला 1/μ - 1 इंटू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। बी ऑप्शन में है म्यू साइड 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। और सी ऑप्शन में 1/μ इंटू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। और डी ऑप्शन में म्यू - 1 इंटू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन है, जो कि बहुत थोड़ा सा टफ लेवल का है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अब थोड़ा सिलेबस चेंज हो चुका है, 2021 के सिलेबस के अनुसार है क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन, आवेश Q दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के केंद्र में स्थित है। तीनों आवेशों का तंत्र संतुलन में होगा यदि Q निम्नलिखित के बराबर हो। पहला ऑप्शन है +Q/2, बी ऑप्शन में -Q/2, सी ऑप्शन में -Q/4 और डी ऑप्शन में +Q/4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -Q/4, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक बिंदु आवेश Q को एक अनियत बिंदु आवेश के गिर्द एक वृत्तीय पथ के साथ साथ गतिमान किया जाता है। किया गया कार्य तभी शून्य होगा। अब इसके पहला ऑप्शन में है सभी स्थितियों में, और बी ऑप्शन में यदि Q प्रारंभिक बिंदु पर लौट जाए, और सी ऑप्शन में यदि दोनों आवेशों का परिमाण एक सा हो जाए, और डी ऑप्शन में यदि दोनों आवेशों का परिमाण एक सा हो जाए तथा उनके बीच विपरीत चिन्ह हो, मतलब चिन्ह विपरीत हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऐसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी स्थितियों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश में किसी बिंदु x/z सभी मीटरों में पर विद्युत विभव V को V बराबर 4x² वोल्ट द्वारा दर्शाया गया है। बिंदु 1 मीटर 0 मीटर पर विद्युत क्षेत्र V/m में है। तो पहला ऑप्शन में है 8√5, और बी ऑप्शन में -8i वेक्टर, और सी ऑप्शन में 8i वेक्टर, और डी ऑप्शन में -16 यानी 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर -8i वेक्टर होगा। ये न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है समानांतर पट्टिका कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र को परावैद्युत सिल्ली से भरा जाता है। कैपेसिटर को एक सेल के साथ जोड़ा जाता है और सिल्ली को बाहर निकाल लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन में सिल्ली को बाहर निकालने में बाह्य अभिकर्मक द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन में कुछ आवेश सेल से प्राप्त किया जाता है, और सी ऑप्शन में कुछ आवेश सेल को लौटा दिया जाता है। डी ऑप्शन कैपेसिटर में विभव अंतर में वृद्धि हो जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक कैपेसिटर को EMFE तथा कतिपय आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जोड़कर पूर्णतः आवेशित किया जाता है। पहला ऑप्शन में कैपेसिटर में विभव अंतर इज ग्रेटर देन E होगा, और बी ऑप्शन में कैपेसिटर में विभव अंतर E होगा, और सी ऑप्शन में सेल में विभव अंतर पहला ऑप्शन है कैपेसिटर में विभव अंतर इज ग्रेटर देन E होगा, एक मतलब वो ओमेगा होगा सकता है। बी ऑप्शन में कैपेसिटर में विभव अंतर E होगा, और सी ऑप्शन में सेल में विभव अंतर लेस देन E होगा, और डी ऑप्शन में कैपेसिटर में विभव अंतर लेस देन E होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऐसे बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन देख लीजिए। धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो तो पहला ऑप्शन में है
अपवाह वेग घट जाएगा, बी ऑप्शन में है धारा परिवर्तित हो जाएगी, और सी ऑप्शन में वाह घनत्व परिवर्तित हो जाएगा, सी डी ऑप्शन में अपवाह वेग बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डी ऑप्शन नंबर टिक लगाया हुआ गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। नीचे दिखाए गए नेटवर्क में ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम यानी सीरीज और पैरेलल दोनों रहेंगे। तो ये क्वेश्चन है फिजिक्स का जो कि न्यूमेरिकल से है। मैं कुछ न्यूमेरिकल मैं बोर्ड पर सेम टू सेम मैं करवा दूंगा। तो चलिए देखिए, पहला ऑप्शन में है 4R, बी ऑप्शन में R/2, सी ऑप्शन में R और डी ऑप्शन में 2R। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसका करेक्ट आंसर R/2 होगा, यानी बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं लाइव वीडियो आ सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एन समरूप सेलों को जिनमें से प्रत्येक का EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं तथा प्रतिरोध R है सीरीज में जोड़ा जाता है। इनमें से n सेलों n इज लेस देन n/2 को गलत तरीके से जोड़ दिया जाता है, अर्थात उनके सिरों को सीरीज कनेक्शन की उपेक्षा उलट जोड़ दिया जाता है। यदि यो परिणामी बैटरी का EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी विद्युत वाहक बल तथा RO इसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो पहला ऑप्शन में है EO बराबर n माइनस स्मॉल n इंटू E, RO बराबर n R होगा। बी ऑप्शन में है EO इक्वल टू n माइनस स्मॉल n E इंटू RO इक्वल टू n माइनस स्मॉल n इंटू R होगा। सी ऑप्शन में है EO इक्वल टू n माइनस 2n E, RO इक्वल टू n माइनस 2n R होगा। और डी ऑप्शन में EO इक्वल टू n माइनस 2n E, RO इक्वल टू n R होगा। ये देख लीजिए क्वेश्चन बड़ा भी ये क्वेश्चन है, बहुत पहले 2001 में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए सर्किट में 2 डायोड है जिनमें से प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है। यदि बैटरी की वोल्टेज 100 वोल्ट हो तो 100 ओम प्रतिरोध में धारा है। इस तरह से डायग्राम दिए गए हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है 0.036 एम्पियर, और बी ऑप्शन में 0, और सी ऑप्शन में 0.02 एम्पियर और डी ऑप्शन में 0.03 एम्पियर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए 10 मीटर एम्पियर रेंज के 1 मिलीमीटर मीटर में 1 ओम प्रतिरोध की एक कॉइल है मतलब कि एम्पियर रेंज के मीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित शंट में प्रतिरोध होना चाहिए। पहला ऑप्शन में है 1/9 ओम, डी ऑप्शन में 1/101 ओम, सी ऑप्शन में है 1/100 ओम और डी ऑप्शन में 1/99 ओम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करके बना लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक चल कॉइल यंत्र में कॉइल को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया जाता है। ऐसा किया जाता है, पहला ऑप्शन है इसके विक्षेप को इसकी धारा का अनुपाती बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन में यंत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन में यंत्र की अर्थार्थता को बढ़ाने के लिए और डी ऑप्शन में यंत्र को सनहन तथा सुवाह डी ऑप्शन में यंत्र को सनहन तथा सुवाह बनाने के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एन समरूप प्रकाश बलों को जिनमें से प्रत्येक को कतिपय वोल्टेज सप्लाई में P शक्ति लेने के लिए डिजाइन किया गया है, उसी सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है, वे कुल शक्ति लेंगे। तो इसका चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए P/N², बी ऑप्शन में NP और सी ऑप्शन में P और डी ऑप्शन में P/N। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर P/N होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक ऊर्ध्वाधर तार धारा का ऊपर की ओर वहन करती है। तार के लिए ठीक उत्तर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। पहला ऑप्शन में है ठीक पूर्व की ओर, बी ऑप्शन में है ऊपर की ओर, सी ऑप्शन में है ठीक दक्षिण की ओर, डी ऑप्शन में ठीक पश्चिम की ओर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। धारा का वहन करने वाली एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। कंडक्टर रिंग पर एक
बल डालेगा यदि रिंग, पहला ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन है धारा का वहन करता है। सी ऑप्शन में का आवेश एक समान वांटित है और डी ऑप्शन में का आवेश समान रूप से वांटित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बीओ है तथा नमन कोण डेल्टा है। उत्तर दक्षिण में स्थिर लंबाई एल का एक क्षैतिज कंडक्टर वेग भी के साथ पूर्व की ओर गतिमान होता है। रॉड पर प्रेरित ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युतवाहक बल होगा। पहला ऑप्शन है बीओ एल वी कॉस डेल्टा, बी ऑप्शन में 0, सी ऑप्शन में बीओ एल वी और डी ऑप्शन में बीओ एल वी साइन डेल्टा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ध्यान से समझिएगा क्या होगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिजतः गतिमान होता है या विक्षेपित होगा। पहला ऑप्शन है नीचे की ओर, बी ऑप्शन में बाईं ओर, सी ऑप्शन में दाईं ओर और डी ऑप्शन में ऊपर की ओर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी डी, ऊपर की ओर। अगला है, मान लीजिए एक रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श की माध्य आयु टी है। प्रतिदर्श में प्रारंभ में उपस्थित 75% सक्रिय नाभिकों का कितने समय में क्षय हो जाएगा। पहला है 2 × 1n2t, बी ऑप्शन में 2t और सी ऑप्शन में 1/2n2t और डी ऑप्शन में 4t। दोस्तों एक थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं जीके करा देता हूँ इसी में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, समान ज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। आप सिर्फ सेट मारिए कितना सही होता है कितना। चलिए दोस्तों देख लीजिए, समान ज्ञान से कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देख लीजिए, संसार का आज तक का सबसे बड़ा हवाई निष्क्रमण जिसमें 1,47,839 भारतीयों को 1991 में वायुयान द्वारा निकाला गया था, मध्य पूर्व के किस राजधानी नगर में हुआ था। पहला है तेहरान, दूसरा है कुवैत, तीसरा है बगदाद और चौथा है अम्मान। तो दोस्तों इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी बगदाद में ये हुआ था। ठीक है, आप खाली देख लीजिए वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जाता है। आप सभी जानते हैं, पहला है ऑप्शन वायलिन, दूसरा है बांसुरी, तीसरा है सारंगी, डी ऑप्शन में सितार। तो दोस्तों ऐसा कौन सा मतलब वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजा सकते हैं, तो ये बांसुरी है, ऑप्शन नंबर यानी बी। अगला क्वेश्चन, संसार में बुद्ध की विशालतम अखंडित मोनोलिथिक प्रतिमा दिसंबर 1992 में कहाँ स्थापित की गई थी। पहला है श्रीलंका, दूसरा है म्यांमार, सी ऑप्शन में चीन और डी ऑप्शन में भारत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। बच्चा जानता है, आप लोग भी जानते हैं। पहला ऑप्शन है 24, बी ऑप्शन में 12 और सी ऑप्शन में 20 और डी ऑप्शन में 50। तो इसका करेक्ट आंसर 24 हो जाएगा, है ना। अगला है जो बहुत VVI क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ चुका है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। पहला ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, बी ऑप्शन में 1835 में और सी ऑप्शन में 1853 में और डी ऑप्शन 1917 में। तो दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में बिछाया गया था, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1992 तथा 1993 में बम्बई में दंगों की जांच किस कमीशन ने किया था। पहला खन्ना ने, दूसरा शाह ने, तीसरा है वोहरा ने और चौथा श्री कृष्ण ने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण ने किया था। ठीक है, अगर निम्नलिखित में से कौन G7 नाम से जाने जाते हैं 7 देशों के समूह की सही अर्थों में वर्णित है करता है। पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन में है वे औद्योगिक देश के हैं, वे विकासशील देश के हैं, डी ऑप्शन में है जिसके पास परमाणु बम की तकनीकी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ठीक है क्या हो जाएगा, वे औद्योगिक देश के हैं। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, VVI क्वेश्चन है, इकेबाना जापानी कला है। पहला फूलों की व्यवस्था की, दूसरा आधुनिक चित्रकला की, सी ऑप्शन में है पादप रचना करने की और डी ऑप्शन फ्री स्टाइल कुश्ती की। तो दोस्तों VVI क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आ चुका है, एक फूलों की व्यवस्था की है, यानी ऑप्शन नंबर यानी हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सबसे बड़ा भारतीय कुरंग है। पहला चीतल, दूसरा है नीलगाय, तीसरा है बारहसिंघा और चौथा है सांभर। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंस है, तो ये बारहसिंघा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 1973 की फिल्म गर्म हवा किसके उपन्यास पर आधारित है? पहला इस्मत चुगताई, दूसरा है राजेंद्र सिंह बेदी, सी ऑप्शन में है गुलजार और डी ऑप्शन में मांटो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका है इस्मत चुगताई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह प्रथम महिला कौन थी जो संसार के किसी देश की प्रधानमंत्री बनी थी? पहला ऑप्शन है श्री माओ भंडार नायके, बी ऑप्शन में है गोल्डा मायर, डी ऑप्शन में इंदिरा गांधी और सी ऑप्शन में इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन में मार्गरेट थैचर। तो दोस्तों हम लोग सब जानते हैं कि वह प्रथम महिला कौन थी जो संसार के किसी देश की प्रधानमंत्री बनी थी, तो श्री माओ भंडार नायके थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लीजिए, नाव दौड़ एक लोकप्रिय खेल है, केरल से, उड़ीसा से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। तो दोस्तों ए केरल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो भी VVI है, जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। मृदंग क्या होता है? पहला 2 मुंह वाला ढोल, बी ऑप्शन में एक प्रकार की बांसुरी, सी ऑप्शन में एक तारबाग और डी ऑप्शन में एक मृग। तो ये है 2 मुंह वाला ढोल। मृदंग का मतलब 2 मुंह वाला ढोल ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट डिवाइन के लेखक कौन है? पहला राजा राम मोहन राय, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस और तीसरा है अरविंद घोष और चौथा शिवाजी गणेशन। VVI क्वेश्चन है, अब देखिए सेट कितना सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, लास्ट डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? देखिए साइंस क्वेश्चन, जीके में क्वेश्चन पूछ दे रहा है। पहला हेनरी बेकरेल ने, फिर जोन्स जैकब वर्जेलियम ने और सी ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस ने और अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो हम लोग सब जानते हैं कि रेडियोधर्मी की खोज हेनरी बेकरेल ने किया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अगला है चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने किया था? पहला निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन में अब्दुल चिश्ती और सी ऑप्शन में मोइनुद्दीन चिश्ती और डी ऑप्शन में फरीद उद्दीन मसूद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? पहला है दक्षिण पूर्वी मानसून, बी ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम मानसून, सी ऑप्शन में उत्तर पूर्वी मानसून और डी ऑप्शन में उत्तर पश्चिम मानसून। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर बुतरस घाली किस देश के से संबंधित है? पहला सऊदी अरब, दूसरा है मिस्र, तीसरा है कोरिया और चौथा है इराक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मिस्र से हो जाएगा। ठीक है, ये मिस्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पहला पटना में, दूसरा अमृतसर में, तीसरा नांदेड़ में और चौथा है जालंधर में। तो दोस्तों गुरु नानक सिंह का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पटना में। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किनके नाम के साथ रणछोड़ शब्द जुड़ा हुआ है? पहला HD देवगौड़ा और बी ऑप्शन है राजीव गांधी और सी ऑप्शन है मोरारजी देसाई और डी ऑप्शन में चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर मोरारजी देसाई हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कृपया मेरा फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा ताकि मैं इसी प्रकार के वीडियो हमेशा लाता रहूँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने शेयर कीजिएगा ताकि मैं लाइव आ सकूं और आप लोगों को मैथ और रीजनिंग भी बता सकूं। ठीक है, जो कि ALP टेक्नीशियन से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू।